Hello everyone. Good morning students. I am Nazmul Chaudhary. Today topic is ये पहले ही हम कवर क्लास की यूनिवर्सिटी को मैं बता चुका हूँ टॉपिक को भूल गया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। टुडे टॉपिक इज डाइलेक्ट्रिक। हम इसमें कैपेसिटर के बारे में आप लोगों को पहले बता चुके हैं और इसके कुछ हमने डेरिवेशंस भी कवर कर लिया था। हमने पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 में कैपेसिटर को वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। आज हम इस पार्ट 3 में डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। जनरली इंसुलेटर से रिलेटेड होता है। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस जो होता है कन्वेंशन में जो भरे जाते हैं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है डाइलेक्ट्रिक? जब हम किसी भी दो कैपेसिटर के बीच में, दो कैपेसिटर प्लेट के बीच में रखते हैं तो क्या उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें फिर इस वीडियो में कुछ जो आईएससी में आए हुए क्वेश्चंस जो बोर्ड में आते हैं हर बार वो कवर करेंगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह। उनको कवर करने के बाद जो हमारा 4th वीडियो बनेगा पार्ट 4 में इस टॉपिक के जितने भी रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं, समथिंग 49 न्यूमेरिकल होंगे और उसमें हम कुछ 49 ही न्यूमेरिकल कवर करेंगे। जो सिमिलर न्यूमेरिकल्स होंगे वो आपको स्वयं करने होंगे, जो कि वैसे लगेंगे कि हाँ ये सिमिलर नहीं है वो मैं तुमको कवर कराऊंगा। ठीक है बेटा, आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक। कल हमने पिछली वाली वीडियो में कवर करा दिया था। टॉपिक था हमारा ये था चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पर हमने जो चार्ज निकाला था वो क्यू का वैल्यू हमने क्या निकाला था, क्यू डैश का वैल्यू निकाला था। उसको बताया था कि क्यू डैश इक्वल टू आया था मेरा क्यू 1 - 1 अपॉन के प्लस माइनस ये आया था मेरा। ये क्या था, चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो उससे हम सॉल्व करते करते यहाँ तक आ गए। ठीक है बेटा, यहाँ तक आने के बाद फिर हमने यहीं पर ऐड कर दिया था कि ये हमारा निकल के आएगा एक्सप्रेशन। जो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो चार्ज होगा क्यू डैश ये होगा उसका रिलेशन ओरिजिनल चार्ज था बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन वो कितना था, ये था क्यू और अपन के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम इससे अपन बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। देखो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है ये देखिएगा, मैं बताता हूँ आपको। डाइलेक्ट्रिक के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक, ठीक है बेटा, ये डाइलेक्ट्रिक क्या है? इससे पहले पढ़ने से पहले इसके बारे में हम इंसुलेटर के बारे में बात करें तो इंसुलेटर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं। क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे से एकदम टाइटली बंधे हुए होते हैं। तो या ये भी कह सकते हैं जो इंसुलेटर या इंसुलेटेड मटेरियल होते हैं उनमें कोई मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन वर्क नहीं कर रहा होता है। ठीक है, ऐसे ही हम इसे बोल सकते हैं। किसके केस को, इंसुलेटर के केस की बात करें तो अगर हम बात कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक की तो डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मैं बोल रहा हूँ अ डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल समझ में आ रहा है? इंसुलेटर तो बता दिया मैंने। इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियर ऑफ द एटम। जो एटम का जो न्यूक्लियर होता है या न्यूक्लियस बोले तो उसके बीच जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं सब, क्योंकि उसके चारों ओर जो ऑर्बिट में होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं। उनके बीच में जो फोर्स लग रहा होता है वो बहुत ही ज़्यादा लग रहा होता है, इसी वजह से वो फ्री नहीं हो पाते। अगर वो फ्री हो जाए तो एज किसकी तरह वर्क करने लग जाएंगे, वो कंडक्टर की तरह। अब एक कंडक्टर होता है और एक इंसुलेटर होता है। बीच मिड वाली प्रॉपर्टी की बात करें तो वो होता है मेरा सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर का फिजिक्स के पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम। सेमीकंडक्टर का एक अलग टॉपिक है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसे पार्ट 2 में कवर करेंगे। फिलहाल डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ लेते। तो डाइलेक्ट्रिक का आपने लिख लिया होगा। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर बात करूँ तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से अगर मैं देखूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखूं तो क्या होगा, C इक्वल्स टू के सी नॉट, C इक्वल्स टू के सी नॉट। और तो K मेरा क्या हो जाएगा, K इक्वल्स टू ये हो जाएगा C अपॉन सी नॉट। अगर मैं बात करूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, C अपॉन सी नॉट। इट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक
कांस्टेंट, तो K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, C इज द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर फर्स्ट बोल सकते हैं या कैपेसिटर फर्स्ट बोल सकते हैं। C नॉट ये क्या होगा, कैपेसिटेंस ऑफ अदर कैपेसिटर, इसे बोल सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अदर कैपेसिटर। ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी रेशियो में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऐसे समझिएगा। ये क्या होगा मेरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। और इसके आगे की अगर बात करें तो लिख सकते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का स्पेसिफिक इंड्यूस्ड कैपेसिटी। ये क्या है, इंड्यूस्ड कैपेसिटी तो है किसकी कैपेसिटर की। भाई कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, इसी को तो कैपेसिटेंस बोलता हूं। या मैं एबिलिटी ऑफ, अगर बात करें कैपेसिटेंस की दूसरे वर्ड में तो क्या बोलेंगे, एबिलिटी ऑफ इसकी होल्ड चार्ज, किसको, चार्ज को होल्ड करने की जो एबिलिटी होती है किसी भी मेटेरियल या किसी भी सब्सटेंस की, उसका कैपेसिटर। अगर बात करें तो एबिलिटी को भी हमें पता है या कैपेसिटी को भी पता है। तो अब मटेरियल इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ गिवन कैपेसिटर जो कंप्लीटली फिल्ड, किससे कंप्लीटली फिल्ड हो, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से, किससे, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के साथ फिल्ड हो with that material of the capacitance of this same capacitor in vacuum। और एक कैपेसिटर किसमें रखा हो, वैक्यूम में रखा हो। कि सपोज दैट मैं ऐसे देखो बाय फिगर के अगर अकॉर्डिंग में तुम्हें दिखाऊं तो ये क्या है, तो मान के चलो यहाँ पर कोई मैंने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इसमें डाल दिया इस प्रकार से, ये डाल दिया बच्चों, और इस पर मैंने यहाँ इस वाले कैपेसिटर पर Q चार्ज, इस पर माइनस Q चार्ज। बहुत सुंदर बात है, यहाँ तक समझ में आ रहा। ये क्या हो गया मेरा, यहाँ पर इस वाले प्लेट पर मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया तो ऑटोमेटिकली इस पर कैसा चार्ज जनरेट हो गया, माइनस। यहाँ मैंने माइनस चार्ज दिया, ये वाला माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो यहाँ कैसा प्लस, ये प्लस जनरेट हो गया होगा। तो इसका कैपेसिटर मान लिया मैंने क्या, C नॉट, Q डैश मानेगा। एक दूसरा प्लेट ले लिया मैंने इस प्रकार से, इस पर चार्ज पॉजिटिव ले लिया, इसमें बीच में क्या है, वैक्यूम या एयर। बेटा इसके लिए जो मीडियम था वो क्या था, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस मान लिया जो उसमें भरा होता है। ठीक है, इसके लिए जो मीडियम मान लिया वो मैंने मान लिया एयर, क्या मान लिया, एयर मान लिया या वैक्यूम। तो इसका ऐसे चार्ज दिया मैंने प्लस Q, इसे चार्ज दिया मैंने माइनस। इस वाली प्लेट पर माइनस Q चार्ज रहा होगा, इस वाली प्लेट पर कितना रहा होगा, प्लस Q। इसे प्लेट A मान लो, इसे प्लेट B मान लो, और इसे A डैश दैट इज B डैश। तो बेटा तो इसका कैपेसिटर मान लेता हूं मैं, या कैपेसिटेंस मान लेंगे C, तो इसका कैपेसिटेंस मान लें C नॉट। इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। कहने का मतलब K इक्वल्स टू ये हो जाएगा C अपॉन C नॉट, क्या हो जाएगा, C अपॉन C नॉट। और जिस सबसे बड़ी बात है ये K होता है वो कैसा होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। क्या होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कैसे, अभी बात बताइएगा, इसका यूनिट क्या, फैराड। अरे भैया इसका यूनिट क्या, फैराड, तो इसका भी यूनिट क्या, फैराड। भाई है तो कैपेसिटर, दोनों ही कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस ये और ये इसका कैपेसिटेंस C नॉट, मान लेते इसका C नॉट है इसका C है, तो इन दोनों का जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा, फैराड होगा। तो फैराड से फैराड टर्मिनेट हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, ये जो K आएगा ऑलवेज कैसा आएगा, डायमेंशनलेस या यूनिटलेस में से बोल सकता हूँ। K इज यूनिटलेस क्वांटिटी। ये क्या होगी बेटा, यूनिटलेस क्वांटिटी। ये क्या होगी बेटा, यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। और अगर इसकी डायमेंशन की बात की जाए तो K मेरा कैसा होगा, डायमेंशनलेस होगा। जब इसकी कोई यूनिट ही नहीं है तो इसका डायमेंशन क्या होगा, कुछ नहीं, तो डायमेंशन भी कैसा होगा, ये डायमेंशनलेस होगा। डायमेंशन ये देखना बेटा मीनिंग है डायमेंशनलेस, क्या होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है बेटा, इसके बाद ये कंप्लीट होता है हमारे पास। अगर मैं फर्स्ट टॉपिक में आगे की तरफ चले तो आगे की तरफ क्या होगा, ये देखिएगा बेटा। आप K की अगर मैं बात करूं तो K होगा उसका, K का वैल्यू 1 किसके लिए होता है, ये कुछ अलग अलग मीडियम्स के लिए K का वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं या फिक्स है, प्री फिक्स है पहले से। तो K इक्वल्स टू 1 किसके लिए लेना है आपको, ऑलवेज याद रखना, ये लेना है आपको K का वैल्यू 1 लेना है वैक्यूम के लिए। किसके लिए,
वैक्यूम के लिए, इसके लिए बेटा वैक्यूम के लिए के का वैल्यू क्या लेना है 1, के का वैल्यू एयर के लिए होगा 1.006, क्या होगा 1.006 फॉर एयर, ठीक है बेटा। अब वाटर के लिए अगर लें तो वाटर के लिए के का वैल्यू क्या होता है 80, कितना होता है फॉर वाटर, ये सब याद कर लेना बेटा, ठीक है। ये वाटर के लिए क्या होगा 80, ऐसे मेरे सबके लिए अलग अलग होता है। ग्लास के लिए होता है 6, किसके लिए k इक्वल्स टू ऑलवेज इक्वल्स टू 6, सॉरी k इक्वल्स टू 6 फॉर ग्लास, कांच के लिए, ठीक है बेटा, फॉर ग्लास, क्लियर। इसके बाद बात करें, ये वैल्यू नोट कर सकते हो, वर्क कर लेना। अगर बात करें पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा पोलर एंड नॉन पोलर। देखो पोलर और नॉन पोलर में क्या होता है, ये वीडियो में समझाता हूं आपको। फर्स्ट अगर बात करें पोलर एंड नॉन पोलर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है बेटा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होगा तो उसका कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा पोलर और नॉन पोलर में क्या है, बस एक बात याद रखिएगा, पोलर और नॉन पोलर में आपको वो बात याद क्या रखनी है। देखो पोलर में जो होगा वहां मूवमेंट किसका, इलेक्ट्रिक मूवमेंट जो होगा, क्या होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो होगा वो क्या होगा डज नॉट जीरो या नॉट इक्वल टू जीरो भी हम इसे बोल सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक डायपोल जो P होगा, वेक्टर P आपको मैंने बताया था, हाँ बताया, बोलो। तो जो पोलर में अगर बात करें तो पोलर में जो P का वैल्यू होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, इसमें क्या करेगा, तो एटम्स होंगे, फर्स्ट पॉजिटिव और दूसरा आयन होगा नेगेटिव। इसमें क्या होगा, जस्ट अपोजिट चार्ज की बात हो, किसकी, जस्ट अपोजिट चार्ज। अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करूं तो देखो एक पोलर के केस में एक मैंने लिया HCl, ये तो जानते होंगे H से हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसका H पर कैसा आयन होता है ऑलवेज पॉजिटिव, Cl पर कैसा होता है नेगेटिव। तो अगर मैं इसको ऐसे डिफाइन करूं, H पर पॉजिटिव हो गया और Cl पर मेरा नेगेटिव, इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस मान लिया मैंने जो भी है पूछ सकते हो। तो इसका डायपोल मूवमेंट क्या C होगा, मान लेता हूँ P। तो एक बात बताइए, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, तो इसका कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट होगा कि नहीं होगा भाई। एक बात बताइए, ये इसे अट्रैक्ट करेगा, ये इसे अट्रैक्ट करना, क्लियर। इसका डायपोल मूवमेंट क्या होगा P। अगर नॉन पोलर में बात करें तो नॉन पोलर में बस एक ही वर्ड याद रखना, जो वेक्टर P है वो डायपोल मूवमेंट की अगर बात की जाए वो क्या हो जाता है जीरो, क्या हो जाता है जीरो। इसमें जो P होगा इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। ये होगा, इसमें डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाता है जीरो होता है नॉन पोलर में। सो फॉर एग्जांपल अगर आप कहूं तो मैंने ले लिया OCO, मैंने यहाँ पर ले लिया OCO या O2 CO2, ये ले लिया CO2 ले लिया, मान लीजिए यहाँ पर मैंने CO2 ले लिया नॉन पोलर के केस में। किसके केस में, नॉन पोलर के केस में ले लिया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। कार्बन डाइऑक्साइड में अगर एक बात देखिएगा, इसको मैं कैसे डिफाइन कर दूं, ऐसे OCO, और 2 एटम मेरे ऑक्सीजन के हो गए, एक मेरा किसका हो गया कार्बन का हो गया। तो ऑक्सीजन पर कैसा आयन होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव। कैसा होता है नेगेटिव आयन होगा। तो एक बात देखिएगा, इस पर मेरा नेगेटिव होगा, इस पर मेरा पॉजिटिव और इस पर मेरा नेगेटिव, ये ऐसे इसका डायपोल मोमेंट वेक्टर P, दैट इज इसका वेक्टर P, दैट इज क्लियर। एक दूसरे को क्या करते हैं टर्मिनेट, तो P इज ऑलवेज
इक्वल टू 0। क्लियर? ऐसे टाइप्स के मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे हम? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ मैटर। इसे तो आप स्वयं पढ़ ही लेंगे, इसमें कुछ नहीं है। इसमें आएगा नो फील्ड। ऐसे इलेक्ट्रिक जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो है आपका इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ मैटर। देखो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, पहले वर्ड्स में तो पोलराइजेशन क्या होता है। पोलराइजेशन का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो पोलराइजेशन क्या है, बहुत सारे आपके पास सबस्टेंस मतलब एटम्स हैं, चार्ज है, कुछ ही मान लो, फोटॉन्स मान लेते हैं। अगर हम थोड़ा फिजिक्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से अलग हट जाएं तो ऐसे सोचिएगा हमारे पास क्या है, फोटॉन्स हैं, पार्टिकल्स हैं। क्या है? पार्टिकल्स हैं। कुछ कोई पार्टिकल्स ऐसे हैं, ऐसे देखिएगा, ये कोई मेरा एक बॉक्स है। पोलराइजेशन तो बता रहा हूँ बेटा, ये समझ लीजिएगा। एक्सप्रेशन तो आप याद ही कर लेंगे। अब एक बात देखिएगा कि यहाँ पर एक एटम ऐसे पड़ा है, कोई ऐसे पड़ा है, कोई ऐसे पड़ा है। ये चार्ज पार्टिकल, मान लेगा चार्ज पार्टिकल, ठीक है। कोई ऐसे है, कोई ये है, कोई यूँ है, कोई ऐसे है और कोई ऐसे, कोई ऐसे। मतलब उनकी जो पोजीशन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफाइन नहीं है। ऐसे ऐसे ये ऐसे पड़े हैं सब, कोई मरा पड़ा है तो कोई जिंदा है इसमें, ठीक है। ऐसे देखिएगा, इसमें नो फील्ड। क्या बेटा? अभी कोई इस पर फील्ड जनरेट नहीं हो रहा है। ऐसे देखिएगा, फिजिक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो आप पढ़ा होगा। अब इसमें कोई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है मान लेता हूँ, तो क्या है, कोई ऐसे पोजीशन में है, कोई इस पोजीशन में है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है। मतलब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये जो चार्ज है, ये जो ले रहा हूँ चार्ज पार्टिकल, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। अब मान के चलो मैंने इसे कुछ फील्ड दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया। जैसे ही मैंने इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया या फोर्स लगाया, ठीक है, तो मान लेते हैं ये ऐसे, यहाँ पर मैंने कोई फोर्स लगा दिया जैसे इस प्रकार से। फोर्स लगाने के बाद ये कुछ इस डायरेक्शन में, यहाँ पे ऐसा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो गया, ये क्रिएट होता है ये वाला सिस्टम। तो क्या होगा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिखते हैं यहाँ पर? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड या इसे लो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये क्या होगा मेरा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो गया मेरा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगाया तो क्या हो गया, इनको जो चार्ज पार्टिकल थे उनको क्या हो गया, पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गया। तो इसी प्रोसेस को मैं क्या बोल दिया, पोलराइजेशन। क्या बोल दिया? पोलराइजेशन। और अच्छे से पोलराइजेशन को हम बताएंगे आपको जो ऑप्टिक्स पढ़ोगे। तो ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये सब हम उसमें पढ़ाएंगे आपको। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये सब उसमें पढ़ाएंगे। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट वहां से और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इतना ही समझ लेते हैं कि पोलराइजेशन एक ऐसा लाइट का या एक ऐसा फिनोमेना होता है जो भी किसी भी मॉलिक्यूल्स को या किसी भी फोटॉन्स को या चार्ज पार्टिकल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या कर देता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसे ट्रांसफर कर देता है, ऐसे समझिएगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से दे देता है, तो उसको मैं उस फिनोमेना को क्या बोलूंगा, पोलराइजेशन, ऐसे समझिएगा। और ये आपको दे रखा है, थ्योरी से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड, जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं उनका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा बिहेवियर होता है, इसमें आपको समझ रहा है तो दे रखा है, ये पढ़ लीजिएगा बच्चों। और इसके बाद परमिटिविटी एंड रिलेटेड परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, इसका हम रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन, लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, रिलेशन बिटवीन जैसे जैसे न्यूमेरिकल कराते जाएंगे और उसमें कुछ नया टॉपिक आता जाएगा, वो मैं आपको साथ के साथ उसमें कवर कराऊंगा, ठीक है। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं जो आपको दे रखा है। देखो रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी एंड रिलेटेड परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी एंड रिलेटेड परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। हम मान लेता हूं बेटा E नॉट मान लिया मैंने, किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड इन वैक्यूम। वैक्यूम में कोई चार्ज रहता है, मैंने यहाँ पर मान के ऐसे इसके बीच का कोई डिस्टेंस ले लिया, मान लेना यहाँ कोई मेरा वैक्यूम में चार्ज रहता है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है E नॉट मान लिया,
हूँ, क्या मान लेता हूँ, ई नॉट मान लेता हूँ। तो ई नॉट का वैल्यू आपने पढ़ा होगा, तो ई नॉट का वैल्यू क्या होगा मेरे पास, ये हो जाएगा, इसका डिस्टेंस आर मान लिया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू या स्मॉल क्यू अपॉन आर, ये पढ़े हैं आप सब लोग, ठीक है, या आर स्क्वायर, इसे कैपिटल क्यू कंसीडर कर लो, ऐसे कैपिटल क्यू कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्मॉल भी कर सकते हैं आप, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अब कैपिटल कर लो। ये किसके लिए है, वैक्यूम के लिए। अब मान के चलो इसी चार्ज को उठा के मैंने अब वहां पर मीडियम वैक्यूम ना लेकर इसी चार्ज को उठाकर किस में रख दिया मैंने, डाइलेक्ट्रिक में, इसमें डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में रख दिया, तो उसकी परमिटिविटी में निकालूंगा, तो यहाँ पर देखिएगा इसकी परमिटिविटी मान लीजिए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा मेरे पास E इक्वल टू, ये किसके लिए, फॉर वैक्यूम, ऐसे देखिएगा फॉर वैक्यूम या एयर, कुछ भी आप ले सकते हो, ये हो जाएगा एयर। तो नेक्स्ट के लिए अगर देखूं फॉर, ये मेरा किसके लिए होगा, फॉर वैक्यूम के लिए। अब मैं मान लेता हूं इसी चार्ज को उठाकर डाइलेक्ट्रिक इसमें रख दिया, सब्सटेंस में डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले दिया वहां पर, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, और ये हो जाएगा Q अपॉन आर स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लीजिए और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर कर लीजिए, लिखिए डिवाइडिंग बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 2, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 2, ऐसे देखिएगा, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये आप लोग देखोगे तो कितना हो जाएगा, यहां से लगाइएगा डिवाइड या 2 से 1 में लगाइएगा, कैसे भी कर लीजिएगा, ई अपॉन ई नॉट अपॉन ई इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई, ऐसे हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, और ये क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये इससे टर्मिनेट होता जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, ये मेरे पास आ जाएगा ई नॉट अपॉन ई, ई नॉट अपॉन ई, ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन ई एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन ई इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऑन सॉल्विंग करने के बाद ये आ जाएगा। अब एक बात देखिए, मैंने शुरुआत में जब आपको क्लास में पढ़ाया था, ये किसके बराबर होता था, ये Q के बराबर, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिससे हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, ठीक है, इसका रिलेशन निकाला था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, द रिलेशन बिटवीन द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, तो यहाँ से मैं निकाला था, तो क्या लिख सकता हूँ, ई नॉट अपॉन ई इक्वल टू के, क्या लिख सकता हूँ, ई नॉट अपॉन ई इक्वल टू के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया यहाँ तक। इसके बाद और के का वैल्यू वहां से मैंने बताया दिया है कि इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर मैं देखूं उसका रिलेशन क्या होगा, ये हो जाएगा। अगर मैं इसे रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलूंगा, कैसे लिख सकता हूँ इसे, ये ऑलवेज इक्वल होगा किसके, के इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर, ये जो एप्सिलॉन आर होगा वो क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी, क्या होगी बेटा, ये रिलेटिव परमिटिविटी, क्लियर, रिलेटिव परमिटिविटी होगी। आप लिख सकते हो, यहाँ पर लिखो बेटा, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है बेटा, यहाँ के बाद हमारी कहानी क्लियर होती चली जाएगी। इसके बाद अगर मैं कैपेसिटर या कैपेसिटेंस के साथ इसका रिलेशन देखूं, तो कैपेसिटेंस के साथ क्या रिलेशन होगा इसका, ऑलवेज ये रिलेशन आ जाएगा मेरे पास, C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B, C इक्वल टू के, देखिएगा C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B, ये मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कैपेसिटर के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू ये, अरे महाशय यही तो है, के का वैल्यू और कुछ है क्या, यही है, ठीक है, तो कर देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास, के का वैल्यू पुट करिएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B,
ये इससे टर्मिनेट हो जाएगा तो क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन बी। ठीक है, ये मेरा यहाँ तक कैपेसिटेंस इसका आ गया। या और सॉल्व करना चाहो तो और सॉल्व इसे कर सकते हो यहाँ से, या तो ऐसे लिख लो या एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल दो यहाँ से। ऐसे लो, कई तरीके से है भाई, इसके कई तरीके। उधर देखिएगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो इसके क्या हो रहा है, डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट किया, और नेक्स्ट हो जाएगा मेरे पास ये हो जाएगा, एक तो ये हो गया, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है ये मैंने डायरेक्टली यहाँ से निकाल दिया है। बुक वाला देखते हैं, यहाँ पर कुछ बुक में निकल के लिए ये दिया हुआ है आपको, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालना है। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन आर, यही होगा। इस वाले एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यहाँ पर करिएगा तो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये होगा के एप्सिलॉन ए अपॉन बी एप्सिलॉन आर, यही होगा। क्या और कुछ होगा? अरे भाई इस वाली वैल्यू को यहाँ से यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो पुट करने के बाद क्या जाएगा, के एप्सिलॉन ए अपॉन एप्सिलॉन आर या डी एप्सिलॉन आर आ जाएगा। ठीक है, यही दिए हुए हैं, क्या और कुछ दिए हुए, डिवाइड में दिए हुए हैं यहाँ से। तो के का वैल्यू पुट करोगे तो के का वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, के का वैल्यू यहाँ पुट करेगा तो के का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास, ये सॉल्व होकर आ जाएगा C इक्वल्स टू A अपॉन डी एप्सिलॉन नॉट आर। ये के का वैल्यू पुट करने के बाद क्या आ गया, A अपॉन डी एप्सिलॉन नॉट आर, और ऊपर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ई आर होगा बेटा नीचे, ये वाला ई आर होगा और ये वाला एप्सिलॉन नॉट होगा, C का वैल्यू है। ठीक है बेटा, ये कंप्लीट होता है मेरा। इसके बाद अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कंडक्टर को निकाल सकते हो, E नॉट अपॉन E इक्वल्स टू K, वही है। ठीक है बेटा, इसके बाद बात करें इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर। द लास्ट टॉपिक है आपकी बुक का टॉपिक नंबर 18, तो आपको ये स्वयं करना है, इसे लर्न कर लीजिएगा। लास्ट का एक टॉपिक मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपको स्वयं पढ़ना है और खुद करना है। ठीक है, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो बाय कॉल मुझसे कांटेक्ट कर लेना बेटा, नंबर तो सभी के पास होगा ही। ठीक है, अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल जो आईएससी में आए हुए हैं, वो देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अज्यूमिंग द अर्थ as an insulated spherical conductor of radius, मान लेते हैं अर्थ को मैंने अज्यूम कर दिया, अर्थ का साइज कैसा होता है, स्फेरिकल है या बोले गोल गोल, या स्फेरिकल, या स्फेरिकल होता है इस प्रकार से। ठीक है, इसका रेडियस r मान दिया, r मान लो, कुछ मान लो, मान लिया, तो कितना दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है स्फेरिकल, ऐसा नहीं कंडक्टर की तरह वर्क कर रही है, ऐसा मान के चलो, ये अज्यूम कर लो अर्थ ना, ये ऐसा किसकी तरह वर्क कर रही है, कंडक्टर की तरह वर्क कर रही है। इसका सेंटर से अर्थ का डिस्टेंस या रेडियस की बात करें तो वो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 6400 किलोमीटर, मतलब 6400 किलोमीटर कितना दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आया है आईएससी 2000 में आया है। ठीक है बेटा, 2000 में आया, कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस। अब इसका क्या निकालना है आपको, फाइंड कैपेसिटेंस, क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है इसका भैया। तो देखते हैं क्या कैसे होगा इसमें, तो कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है, ये आया आईएससी 2000। ठीक है बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन आया आईएससी 2000 में आपको आया है बोर्ड में। तो एक बार देखिएगा, इसका मैं निकालूंगा तो रेडियस कितना ही है, इससे किसमें दे रखा है, किलोमीटर, इसे मीटर में चेंज करेगा पहले तो कितना हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, ये होगा। अरे कर सकते हो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर में आ गया। ले भैया हो गया, इसका क्या करना है, कुछ नहीं, देखो वी नो दैट क्या निकाल दे, तो कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, रेडियस के साथ क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक यही था।
अरे c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए था या कुछ था? यही था। तो इसका वैल्यू मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। इसका वैल्यू क्या होता है, इसे हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? अरे भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ पॉजिटिव में, और यूनिट यूनिट तो आप अपने आप लगा ही लेना, ठीक है। तो इसकी बात करें तो c का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁶। इसे सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻³ सॉल्व करेंगे तो इससे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 0.711 इंटू 10⁻³ इस पॉइंट को पीछे ले जाओगे तो 711 इंटू 10⁻⁶ फैराड। क्या? फैराड। यूनिट लिखना मत भूलना बच्चों, ये मेरा होगा फैराड। इसको और माइक्रो में लोगों तो 711 माइक्रो फैराड, ठीक है, माइक्रो फैराड। जो कैपेसिटेंस होगा वो आपका कितना होगा, कितना होगा 711 माइक्रो फैराड। ओके बच्चों, ये मेरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आईएससी में आया है, आईएससी 2003। ये वाला जो क्वेश्चन आया है ये है मेरा आईएससी 2003। ये क्वेश्चन आया मेरा आईएससी 2003 में आया है। ये क्या कह रहा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया, कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसको प्लेट एरिया, अपना प्लेट का एरिया दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है आपको, A = 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इतना एरिया दिया हुआ है उसका, ठीक है। फाइंड करा एंड द प्लेट सेपरेशन, जो प्लेट का बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है आपका, d का वैल्यू दिया है उसमें। क्वेश्चन को साथ साथ पढ़ने देना। d का वैल्यू दे रखा है आपको 2 mm, कितना दे रखा है 2 mm, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इज कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स, ये किससे कनेक्ट किया गया है, डीसी सोर्स से किया गया है, और उसका पोटेंशियल दिया हुआ है आपको 200 वोल्ट, कितना 200 वोल्ट, ठीक है। इतना उसका क्या दिया है, डीसी सोर्स का पोटेंशियल दिया गया है। तो कैलकुलेट द एसआई यूनिट, इन एसआई यूनिट में ये कैलकुलेट करने हैं सबको। फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट क्या करना है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कहने का मतलब पहले तो ई निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको। फिर दूसरे में है, दूसरा पॉइंट आपको क्या निकालना है, दूसरा पॉइंट निकालना है तो चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा निकालना है, क्या निकालना है, सिग्मा निकालना है, चार्ज डेंसिटी आपको निकालना है। अब ये क्या कह रहा है आगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको दिए हुए 8.85, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया हुआ है उसमें 8.85 इंटू 10⁻⁻12 10⁻⁻12 आपको दिया हुआ है फोर्स पर मीटर, ठीक है बेटा, ये इतना F पर मीटर, ठीक है, ये इतना उसने दे रखा है। अब करिएगा इसे, इसको देखते हैं E = B/V। पहले क्या होता है फॉर्मूला, जनरल सी बात है, तो E बराबर क्या होगा, V = B/D। तो V का वैल्यू क्या है मेरे पास 200 वोल्ट, और D का वैल्यू mm में है तो इसे मीटर में चेंज करिएगा तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर, कितना हो जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर। ये मीटर में चेंज होगा तो वैल्यू पुट द वैल्यू, तो D कितना हो जाएगा 2 × 10⁻³ इसे और सॉल्व करिएगा आगे तो -3 को ऊपर ले जाएगा, तो 100 टाइम्स तो ये गया, और ये 10⁻³ इसे और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁵, कितना आ जाएगा 10⁵ वोल्ट पर मीटर, कितना वोल्ट पर मीटर। इसका यूनिट और लिख लीजिएगा वोल्ट पर मीटर, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है ई मेरा निकला, और ई बराबर क्या होता है, अगर मैं सिग्मा की फॉर्म में, अगर चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में अगर रिलेशन देखो तो मैंने क्या बताया था आपको, E = पिछली बार एप्सिलॉन नॉट
सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भैया कुछ गॉस थ्योरम याद आ रही है? अरे भैया ये गॉस थ्योरम से जो है और हो क्या रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसमें कोरिलेटेड है। तो ये देखिएगा मुझे क्या निकालना है, सिग्मा निकालना है। क्या निकालना है? सिग्मा। सिग्मा इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ई। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी निकालनी है? एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 into 10 to the power minus 12 मल्टीप्लाई बाय ई का वैल्यू मेरा कितना आया? 10 to the power 5। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर मेरा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये आ जाएगा मेरा आंसर 8.85 to 10 to the minus 7। भाई 12 से 5 घटाया तो 7 बचा, क्या और कुछ बचेगा? 7 ही बचेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आया है मेरा आईएससी 2014 में है ना, 2014 में। ये यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा मेरे पास सॉल्व होकर 8.85 into 10 to the power -7। ठीक है, ये इतना आ गया। इसके बाद से सॉल्व करेंगे आईएससी क्वेश्चन नंबर, ये आया मेरा आईएससी 2014। जो अगला क्वेश्चन करने वाला हूँ वो आया है आईएससी 2014। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इससे 2014 में ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यू आर प्रोवाइडेड विद 8 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। आपको जो है 8 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर दिया है। सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यू विल अरेंज मिनिमम नंबर ऑफ them to get the resultant capacitance of 20 माइक्रोफैराड। देखा ये क्वेश्चन पॉज कर लीजिए। बेटा ये फिगर दे रखा है आपको, ये है एक माइक्रो कैपेसिटर यहाँ लगाया है और एक कैपेसिटर जस्ट यहाँ पर, 2 कैपेसिटर लगा दिए उसमें, एक यहाँ लगाया एक यहाँ लगाया और एक मेरा बीच में कैपेसिटर लगा दिया। अब आपको इसको क्या निकालना है? रिजल्टेंट निकालना, जो कि कितने के बराबर आना चाहिए? 20 माइक्रोफैराड। तो देखिएगा इसे नेम कर लीजिएगा ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, अब इसका चार्जर 8 माइक्रोफैराड, 8 माइक्रोफैराड, 8 माइक्रोफैराड और 8 माइक्रोफैराड। जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है हर कैपेसिटर कितना कितना है? 8 माइक्रोफैराड इसका, 8 इसका, 8 इसका, 8 इसका। अब इसमें मैंने आपको कॉम्बिनेशन पढ़ाया था पैरेलल और सीरीज। पहले हम इसमें हम देखेंगे पैरेलल और सीरीज कहाँ पर है। देखिए ई और एफ किसमें है? सीरीज में। पहले इसे क्या लेते हैं? तो सी ई एफ इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8 इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये आ जाएगा सी एफ आ गया। कितना आ गया? सी एफ आ गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर इन दोनों माइक्रोफैराड दिया तो कितना लगा दूंगा मैं? ये लग जाएगा मेरा 4 माइक्रोफैराड लगा। कितना? सी ई एफ आ जाएगा मेरे पास 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये आ गया। तो नेक्स्ट फिगर क्या बनेगा? नेक्स्ट फिगर बन जाएगा मेरे पास ये इस प्रकार से बनेगा। 4 माइक्रोफैराड का यहाँ लग गया और 8 माइक्रोफैराड का यहाँ चल ही रहा है बेटा, और 8 माइक्रोफैराड का यहाँ। ठीक है, ये हो गया। तो 4 का ये, 8 का ये हो गया, 8 माइक्रोफैराड का ये हो गया। अब ये तीनों किस में है? पैरेलल में है। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। तो पैरेलल के लिए क्या होगा? पैरेलल के लिए होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये बताया था 8 प्लस 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 20 माइक्रोफैराड। ये C इक्विवेलेंट आया तो कितना आएगा? 20 माइक्रोफैराड। ये मुझे निकालना। ठीक है बेटा, इसके बाद ये आया आईएससी 2014 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आईएससी 2017 में आया है, वो क्वेश्चन देख लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पॉज कर लीजिए जस्ट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आईएससी 2017 में जो आया है वो और देख लेता हूं मैं। आईएससी 2017 में ये आया क्वेश्चन, द 3 कैपेसिटर C1 को 3 कैपेसिटर दे रखे हैं। एक दे रखा है C1 का वैल्यू और एक दे रखा है C2 और एक दे रखा है आपको C3। ये दिए 3 कैपेसिटर है। C1 का वैल्यू 3, C2 का 6 और C3 का 10। ये हो जाएगा 3
3 6 10 इसमें माइक्रोफैरड माइक्रोफैरड ठीक है बेटा। माइक्रोफैरड में ये दे रखे हैं। अब ये आगे अगर आर द कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट बैटरी, ये किससे कनेक्ट किए गए हैं 50 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल दे रखा है 50 वोल्ट की बैटरी से ये कनेक्ट किए गए हैं ठीक है बेटा। अब इसके बाद ये क्या कह रहा है भैया, ये कह रहा है मेरे पास बैटरी सोन फिगर बनाएंगे, इसका मतलब कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट, उस सर्किट का पूरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मतलब C इक्विवेलेंट निकालना है बिटवीन A एंड B पॉइंट के बीच ठीक है। तो यहां से निकाल दिए थे और द चार्ज ऑन C1, और C1 पर मुझे क्या निकालना है चार्ज निकालना है, जो C1 कैपेसिटर है उस पर मैंने चार्ज निकालना है। तो फिगर देखिएगा ये क्या है C1 कुछ इस प्रकार से दे रखा है फिगर में, C1 नीचे ये दिया हुआ है यहाँ एक बैटरी लगा दी 50 वोल्ट, C1 C2 और ये C3 दिए हुए हैं। ये इसका वैल्यू 3 माइक्रोफैरड है बेटा। ये मेरा 6 माइक्रोफैरड दिया हुआ है और ये मेरा 10 माइक्रोफैरड दिया हुआ है, ये वाला जो दिया हुआ है 10 माइक्रोफैरड दिया हुआ है। तो इसका C इक्विवेलेंट आपको निकालना है, तो C डैश निकालिएगा पहले। तो फर्स्ट देखते हैं C1 एंड C2 आर इन सीरीज द इक्विवेलेंट कैपेसिटर। C1 एंड C2 ये वाले देखिएगा, ये वाला कैपेसिटर देखिएगा, ये और ये किसमें है सीरीज में, ये किसमें है इन सीरीज। सीरीज के लिए सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे मान लेता हूँ C डैश, क्या मान लेता हूँ C डैश। तो C डैश निकालेंगे तो यहाँ से कितना होगा C डैश इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 और सीरीज यहाँ पर अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 ऐसे होगा ठीक है। यही हो जाएगा C डैश के, और कुछ होगा भैया यही होगा। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। C1 का वैल्यू होगा मेरे पास 3 इंटू 6 अपॉन C1 प्लस C2 3 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा 18 अपॉन 9 तो कितना होगा 2 माइक्रोफैरड, कितना आ गया 2 माइक्रोफैरड। तो अब इसकी जगह पे नेक्स्ट फिगर क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक दोनों किसमें बन जाएंगे, ये 2 माइक्रोफैरड का यहाँ बन जाएगा ना, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा ऐसे, कुछ ऐसे बन गया। ये 2 माइक्रोफैरड का लग गया यहाँ और ये 10 माइक्रोफैरड का यहाँ दे रखा है बेटा, और ये 50 वोल्ट यहाँ लगाया गया है। तो अब ये दोनों किसमें पैरेलल में, तो पैरेलल में ऐड करेंगे तो C3 है ये वाला और ये C डैश हो गया था, तो कितना आ जाएगा C डबल डैश है C इक्विवेलेंट, मान लेना आप यहाँ से C डैश प्लस C3 हो जाएगा C इक्विवेलेंट। टोटल अगर आप सर्किट में निकालोगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू C डैश प्लस C3, ये किसमें है इन पैरेलल। ठीक है भैया। इसके बाद देखो बच्चों 2 प्लस 10 कितना हो जाएगा 12 माइक्रोफैरड, ये इसमें आ गया C इक्विवेलेंट। एक आंसर तो मेरा ये आया इस पूरे सर्किट में जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा 12 माइक्रोफैरड होगा। अब ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि C1 पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, भैया C1 पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा। तो चार्ज तो दोनों में बराबर है पूरे सर्किट में, तो Q1 बराबर Q2 तो देख लीजिएगा चार्ज ऑन C1 एंड C2 विल बी इक्वल, चार्ज ऑन C1 एंड C2 विल बी इक्वल। देखिए यहाँ से मान लीजिए चलो यहाँ से चार्ज आ रहा है Q1, तो यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन क्या है सेम है, जितना चार्ज इसमें जा रहा होगा उतना ही चार्ज इसमें जा रहा है, क्योंकि सीरीज में जो चार्ज होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, सेम होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू कितना होगा, निकाल दीजिएगा बेटा। C कितना आया था मेरा C डैश, भैया Q बराबर क्या होता है C भी होता है नहीं होता है, तो C डैश का नंबर कितना आया था, C डैश आया था मेरा 2 माइक्रोफैरड, तो 2 इंटू 50 तो कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100 माइक्रोकूलम। तो चार्ज होगा वो कितना होगा C1 पर 100 माइक्रोकूलम होगा। ठीक है बच्चों, ये मेरा न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। अब इसके आगे दिया क्वेश्चन नंबर
ये है ISC 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ISC 2011 में क्या आया है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटर C आर कनेक्टेड इन सीरीज। कोई 3 कैपेसिटर हैं वो किसमें है, सीरीज में कनेक्टेड है। किसमें बेटा, सीरीज में कनेक्टेड है। कहने का मतलब C इक्विवेलेंट की बात करूंगा, 3 कैपेसिटर सीरीज में है तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, उनका जो कैपेसिटेंस है तीनों का क्या है, CC। ठीक है बेटा। और कह रहा है देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज CS। उनका जो कैपेसिटेंस है वो CS या C इक्विवेलेंट मान लेगा। जो उनका कैपेसिटेंस है उनका वो CS है। द सेम 3 कैपेसिटर नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल। और 3 कैपेसिटर हैं उनको मान लिया वो किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। CB = C प्लस C प्लस C, ये भी तीनों किसमें है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है बेटा। अब कह रहा है देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिकम CP। उनका जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, CP है। तो फाइंड द रेशियो CP/CS। तो फाइंड, अब क्वेश्चन तो हुआ रखा है बेटा, फाइंड द रेशियो CP/CS। ये मुझे निकालना है। निकाल लो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 3/C। ये हो जाएगा 3/C से कोई दिक्कत। और ये कितना हो जाएगा 3C। तो कितना रेशियो CP/CS। तो CP/CS पहले 3/C जो आया 1/C का आया तो कितना हो जाएगा, CS कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से हो जाएगा CS। तो CS हो जाएगा C/3। CS अगर यहाँ से ले लूँगा तो CS कितना हो जाएगा, C/3। ये हो जाएगा मेरा CS। अरे भैया ऐसी टोटल कर दिया इसका, इसे ऊपर ले गए, इस पद को नीचे ले आए तो ये ऊपर नीचे आएगा तो ये भी तो ऊपर नीचे आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अब देखिएगा, पुट कर दीजिएगा CP का वैल्यू 3C और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, C/3। इसके नीचे वन मान लिया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 9C/3। सॉरी C कितना हो जाएगा, C। तो C से C कट गया तो 9/1, तो ये कितना हो जाएगा रेशियो में 9/1। क्या होगा, 9/1। तो इतना इसका हुआ ISC आपका देखिएगा 2008 में आया हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार क्या आया है, ये आपको स्वयं करना है। ये थोड़ा ब्रिज वाला है, इसमें ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट है नहीं, ये डिस्टेंस ब्रिज और जो आपने पढ़ाए होंगे। ठीक है, ये ब्रिज वाला क्वेश्चन देखिएगा। ये बेटा 2008 में आया है, किसमें 2008 में आया ISC में। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द, कोई सर्किट दिया हुआ है ये वाला, इस प्रकार से। बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये मोस्टली आता ही है। फिगर देख लीजिएगा, 8 जोड़ कमजोर है भैया, ये ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसे फिगर बना हुआ है। तो इससे बैटरियां लगा दिए हैं आपका 30 वोल्ट, कितना लगा दिया 30 वोल्ट। ये मेरी बैटरी लगी हुई है 30 वोल्ट, ये 30 वोल्ट मेरी बैटरी लगी हुई है। अब ये कह रहा है कि इसे मैंने C1 मान लिया और बीच में जो है वो C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 और ये C5, ये ठीक है बेटा, ये मान लीजिए। और मैंने ये इसको सर्किट को नाम देते हैं यहाँ पर A B C, ये B। ठीक है बेटे। अब इस पर ये कह रहा है कि C1 = C2 = C3 = C4। ठीक है, C1 + C1 = C2 + C3 कितना 10 माइक्रोफैराड, कितना है 10 माइक्रोफैराड। इन पर जो कैपेसिटेंस है इस पर भी 10 है, इस पर भी 10 है, इस पर भी 10 है और इस पर भी 10 माइक्रोफैराड। लेकिन बीच वाले पे जो है कैपेसिटेंस की 5 है, 5 माइक्रोफैराड। कितना 5 माइक्रोफैराड। इस पर जो कैपेसिटेंस है मेरा कितना बेटा
5 माइक्रोफैराड। अब आपको जो फाइंड करना है वो क्या करना है, सी इक्विवेलेंट निकालना है, सी इक्विवेलेंट, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मतलब फाइंड सी इक्विवेलेंट। आपको सी इक्विवेलेंट क्या करना है, फाइंड करना है। कर लोगे, डिस्टेंस ब्रिज लगा देना, मैं हिंट के लिए बता रहा हूँ। तो डिस्टेंस ब्रिज क्या कहेगा, C1 अपॉन C2 इक्वल टू C3 अपॉन C4। ये कितना आना चाहिए, C1 अपॉन C2 इक्वल टू C3 अपॉन C4। क्या होना चाहिए, C4। यहाँ से देख लेना, ये लगा देंगे तो यहाँ के पोटेंशियल करंट लेवल का लगवा के 0 हो जाएगा, इससे सॉल्व कर लीजिएगा, फिर आगे हम देखते हैं।